सबसे पहले 5 चौंकाने वाली तस्वीरें, और ये पहली तस्वीर स्पेन के वेलेंसिया से आपके सामने, जहां सड़क पर जोरदार बवाल की ये तस्वीर आई है सामने। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों में आपस में भिड़ंत की एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं स्पेन से, जहां सड़क पर घंटों तक बवाल होता रहा और कैसे खूब लाठी डंडे चले, दर्जनों लोग इसमें चोटिल हुए। देखिए, इसी बवाल के बाद कई लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उग्र हुए प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को कैसे लाठीचार्ज करना पड़ा, देखिए। दरअसल पिछले दिनों वेलेंसिया में भीषण बाढ़ आई और बाढ़ से करीब 40% आबादी का सब कुछ तबाह हो चुका है। लोगों का आरोप है कि सरकार उनके पुनर्वास के लिए भी कोई काम नहीं कर रही है। इसी के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई है, लेकिन जब भीड़ उग्र हो गई तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दूसरी तस्वीर स्पेन के ला पामास से भी है, जहां तेज रफ्तार एक बाइक सवार को कैसे भारी पड़ी। ये देखिए, बाइक में 2 लोग सवार थे, तेज रफ्तार से भाग रही थी ये बाइक, लेकिन सड़क पर एक ऐसा मोड़ आया कि बाइक सवार ने बैलेंस खो दिया, बाइक डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में दोनों बाइक सवार बुरी तरीके से घायल हुए हैं। चीन से आया ये वीडियो अब देखिए। नानशांग में एक एयर शो हुआ और एयर शो में चीनी एयरफोर्स के अलावा फ्रांस, रूस की एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया। तीनों एयरफोर्स की एरोबैटिक परफॉर्मेंसेस ने लोगों का ध्यान खींचा। चीन, फ्रांस और रूस के इस एयर शो को देखते ही लोग दंग रह गए। अब जापान से आई तस्वीर देखिए। वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने एक विशाल ह्यूमनॉइड रोबोट की भर्ती की है। ये रोबो ओवरहेड पावर लाइन के आसपास आने वाले पेड़ की टहनियों को साफ करने का काम कर रहा है। इसके अलावा रोबो से रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने और ट्रेन की साफ सफाई के काम भी करवाए जाते हैं। आपको बता दें, एक ऑपरेटर इस रोबो को ऑपरेट करता है, चलाता है। शुरुआत में रोबोट को काम करना सिखाया गया, बाद में रोबो कई काम खुद से करने में सक्षम हो गया। अब 5वीं तस्वीर दक्षिण कोरिया के बुसान से। फायर फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इस आयोजन में 11 लाख से ज्यादा दर्शकों ने अद्भुत आतिशबाजी देखी। मुख्य आकर्षण नायग्रा फॉल्स फायरवर्क रहा। इसके अलावा कोरिया के वांगान ब्रिज को भी आतिशबाजी के जरिए दिखाया गया। बुसान में हर साल ऐसी आतिशबाजी का आयोजन होता है। और उस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां भोपाल में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने बड़ा आरोप लगाया है। मंदिर से लौटने में देरी पर विरोध का आरोप। विश्वविद्यालय प्रबंधन पर छात्राओं का आरोप। छात्राओं ने कहा कि कार्रवाई की धमकी दी गई है। बाजार से देरी पर कुछ नहीं कहा जाता। तो फिलहाल भोपाल से एक अजीबोगरीब मामला ये सामने आ रहा है, जहां देखिए किस तरीके से आरोप भी लगाए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी शुभम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम से हम जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, और इस बीच एक खबर को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मंदिर से लौटने में देरी पर विरोध का आरोप क्या कहा गया स्टूडेंट्स की तरफ से, मामला क्या है? देखिए सुरभि, भोपाल का विश्वविद्यालय और यहाँ पर जो छात्राओं का आरोप है वो यही है कि एक दिन हम देरी से आते हैं और उसके बाद थोड़ा लाउड, म्यूजिक की आवाज ज्यादा तेज आ रही है, थोड़ा लाउड बोलिए। ये तस्वीर पहले भी आप देखिए सुरभि, छात्राओं का ये आरोप है कि एक दिन वो देरी से आते हैं और उसमें वो बताते हैं कि हमें मंदिर जाने में देरी हुई, वो भी कैंपस के ही मंदिर में, और इसके बाद वार्डन के द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाता है। फिलहाल जो आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, छात्राओं की जो विरोध कर रही है, छात्र भी यहाँ पर मौजूद है, इस कैंपस में कार्यक्रम चल रहा है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या हुआ? शुभम, मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्पीकर से थोड़ा दूर जाएं, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, और इनको भी कहिएगा जरा लाउड बोलें। आप लोगों को जी मैडम के द्वारा मंदिर जाने पे, हाँ बात करिए शुभम। जी सुरभि,
क्या हुआ आपके साथ करिश्मा? जी आज इस विश्वविद्यालय में इस विश्वविद्यालय में उपस्थित जो मंदिर है वहाँ पे सुंदरकांड का कार्यक्रम किया गया था, जिससे छात्रा 10 मिनट लेट पहुंची, जिसके बाद चलिए यहाँ थोड़ी देर पहले भी जब आपने छात्राओं से बात की वो बातचीत भी जरा दिखाते हैं। शुभम आपकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आपके पास लौटते हैं। भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में एक मामला सामने आया है जिसमें छात्राओं का ये आरोप है कि उन्हें वार्डन मंदिर नहीं जाने दे रही है। अगर वो मंदिर से 15 मिनट की देरी पर आती हैं तो उन्हें धमकाया जाता है, डराया जाता है, यहाँ तक कि फेल करने की भी धमकी दी जाती है। आज बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में रामधुन भी रखी गई है विरोध में। कई छात्राएं हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करिश्मा पवार है। करिश्मा, क्या हुआ है, पूरा मामला बताइए। 22 अक्टूबर को विश्वविद्यालय परिसर के अंदर उपस्थित जो मंदिर है वहाँ पे सुंदरकांड का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें सभी छात्रावास की छात्राएं आई थी। कुछ छात्राएं आई थी, सभी नहीं आए थे। तो वहाँ से वापस लौटने में 10 मिनट लेट हो गया। कट ऑफ टाइम 7:30 बजे होता है, तो उसमें 10 मिनट लेट हो गई थी छात्राएं, जिसके लिए पूर्व जो रजिस्ट्रार सर है उनको सूचित कर दिया गया था। और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं हमारे हॉस्टल्स के, उसमें भी सूचना हमने डाल दी थी कि हम थोड़ा टाइम लेट हो जाएंगे, हम मंदिर में हैं। उसके बावजूद जो वार्डन मैडम है, IGH की वार्डन मैडम है अनीता तिलवानी मैडम, वो रात के 11 बजे आती है और छात्रावास में आती है और छात्राओं को डराती है और धमकाती है कि बिना परमिशन के आप कैसे चले गए थे और कैसे लेट हो गए, बिना परमिशन के आप जा नहीं सकते हो। ये सारी बातें उनके द्वारा कही गई। और जो हमारी चीफ वार्डन मैडम है आयशा रईस, उनके द्वारा ये आदेश आया था, जैसे कि हमारी मैट्रन मैडम है, उन्होंने हमें कहा कि आपको अभी लिखित में एप्लीकेशन देना है, माफ़ीनामा जो होता है वो लिख के देना है कि आप लेट हुए हो और आप मंदिर गए थे, भंडारे में गए थे, ऐसा आपको लिख के देना है। और यदि आप इसके बाद कभी जाते हैं तो बिना परमिशन के यदि जाते हैं और आप 5 मिनट भी यदि लेट होते हैं मंदिर में या भंडारे में जाते हैं और 5 मिनट भी यदि लेट होते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएंगी या फिर आपको छात्रावास से बाहर जो है वो निकाल। उस दिन भी छात्रा एंट्री कर आई थी कि मंदिर जा रही है, और उसके बाद टाइमिंग भी लिख कर आई थी कि 3 बजे से कार्यक्रम था सुंदरकांड का, 3 बजे आई है और जाने पर लेट हो गई तो उसकी सूचना कर दी गई थी कि हम लोग इतनी देर लेट हो रहे हैं। अब लड़कियां अगर ट्रैफिक में है या फिर किसी रीजन से कहीं फंस गई है, हॉस्पिटल है कहीं फंस गई है, तो वो भी तो सूचना दे देती है, तब मैडम कुछ नहीं बोलती, तब लिखित में नहीं मांगती है। पर सुंदरकांड से वो भी मात्र 500 मीटर की दूरी पर कैंपस में ही है मंदिर, वहाँ पे, तो उनको दिक्कत हो गई। तो आगे भी अब अगर आप लोगों को मंदिर जाना है तो परमिशन लेकर जाना होगा या शाम का कोई कार्यक्रम करना है? ऐसा साफ बोल दिया गया है कि अगली बार आपको मंदिर जाना है, भंडारे जाना है या किसी भी सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम में जाना है तो उसमें आपको एक लिखित परमिशन देनी पड़ेगी, जिसमें आपके साइन होने चाहिए। तो सिर्फ मंदिर जाने के लिए क्यों? जब आप बाजार जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो उसके लिए भी परमिशन मांगनी चाहिए। तो उसके लिए नहीं मांगी जा रही है? उसके लिए कोई परमिशन नहीं है। आज भी, कल भी लड़कियां लेट आई होंगी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन आपको भजन में जाना है, आपको सुंदरकांड में जाना है, भंडारे में जाना है, उसके लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, एक लिखित में परमिशन देनी पड़ेगी। सिर्फ भंडारे में ही क्यों, हर चीज के लिए होनी चाहिए फिर तो। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स ने, छात्राओं ने जो आरोप लगाए वो आपने सुने, लेकिन इस बीच अब यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? शुभम, तू गाकर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। शुभम मेरी आवाज मिल रही है क्या? शुभम, अब इन आरोपों पर क्या कहना है प्रशासन का? देखिए, प्रशासन ने अभी तक मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। अब भी लगातार सुबह से संपर्क कर रहे हैं कि आखिरकार यूनिवर्सिटी के कुलपति इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं। इन छात्राओं से एक बार फिर बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। तो छात्र जो यूनिवर्सिटी के ही आपके, वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी कौन सी पूजा पार्टी जो शाम को ही करनी है, जानी है। कुछ तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि छात्राओं को भी बाहर जाना है कहीं और उसमें मंदिर का सहारा ले रहे हैं। कितना सच? देखिए, मैं जो जिस प्रकार की टिप्पणी वार्डन मैम ने की गई छात्राओं द्वारा और उनसे बोला गया कि आपको माफीनामा मांगना पड़ेगा, इसमें वार्डन मैम ने एक बात कही कि आपकी सुरक्षा की बात आती है। इस विश्वविद्यालय में मस्जिद भी है और मंदिर भी है। अगर मंदिर में छात्राएं जाती हैं तो वे सुरक्षित छात्राओं नहीं की है। बात अगर जब हम बाहर सुन चुके हैं, लेकिन इस बीच यूनिवर्सिटी में हुए इस बवाल के बाद क्या अथॉरिटीज की तरफ से कहा जाता है, इस पर नजर बनाए रखें। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। देश पाकिस्तान से आतंकी खतरों का सामना करने के लिए मुस्तैद है, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज ने एक नए आतंकी संगठन को लेकर अलर्ट जारी किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस नए संगठन का नाम है हिज्ब-उत-तहरीर।
हिज्ब उत तहरीर को ISIS के बाद देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। हिज्ब उत तहरीर देश के दुश्मनों का अगला मोहरा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हिज्ब उत तहरीर नाम का यह नापाक संगठन देश के नौजवानों को भड़काकर उनको आतंकी गतिविधियों से जोड़ना चाहता है। सुरक्षा एजेंसीज के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक हिज्ब उत तहरीर देश के कुछ राज्यों में स्लीपर सेल बनाने में कामयाब रहा। इस आतंकी संगठन के इरादे बहुत खौफनाक हैं। इसकी कोशिश है कि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में भी इस्लामिक राष्ट्र का राज स्थापित करना है। हालांकि हिज्ब उत तहरीर नाम के इस आतंकी संगठन को हाल ही में भारत सरकार ने आतंकी संगठन घोषित किया है और इसे बैन कर दिया है। NIA ने इस संगठन से जुड़े कई संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी भी की है। 17 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल हुई है, लेकिन इसके बाद भी खतरा नहीं टला। NIA ने हाल ही में हुए 2 दिन के आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में हिज्ब उत तहरीर को देश के लिए बड़ा खतरा बताया है। इसकी वजह से इसका नेटवर्क और इसके इरादे। हिज्ब उत तहरीर के देश के 4 राज्यों तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्लीपर सेल मौजूद होने का भी शक है। अब NIA भी जांच में यह बात सामने आई है कि संगठन से जुड़े लोग सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से कांटेक्ट बना रहे हैं, उन्हें बरगलाकर अपने संगठन में भर्ती कर रहे हैं। आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर को लेकर देश में सुरक्षा एजेंसीज की चिंता आखिर बढ़ती क्यों जा रही है? NIA ने पिछले हफ्ते 2 दिन के आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में इसी बढ़ते खतरों पर जिस तरीके से चर्चा की है वही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि गृह मंत्रालय के 10 अक्टूबर के एक नोटिफिकेशन में हिज्ब उत तहरीर पर क्या टिप्पणी की गई है ये इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने। ये वो नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में की गई मुख्य तौर पर बड़ी बातें ही आपको हाईलाइट करते हुए बता रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है हिज्ब उत तहरीर ऐसा संगठन है जो इस्लामिक स्टेट और खलीफा को भारत समेत पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहता है। ये जिहाद के जरिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को उखाड़ कर, यहां देखिए किस तरीके से लिखा गया है, देश के नागरिकों को आतंकी घटनाओं में ये शामिल करके अपना मकसद हासिल करना चाहता है। ये संगठन लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए भारी खतरा है। हालांकि जिस तरीके से ये युवाओं को मोटिवेट कर रहा है इस बारे में भी जिक्र किया गया है। हिज्ब उत तहरीर भोले भाले नौजवानों को भड़काकर ISIS जैसे आतंकी संगठनों में भर्ती करा रहे हैं। आतंकी घटनाओं के लिए फंड भी इकट्ठा किया जा रहा है। इसमें आगे ये बात लिखी गई है कि कैसे ये बरगलाकर इनके कॉन्टैक्ट्स के जरिए उनके कांटेक्ट में आया, जिसमें महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन्हें कांटेक्ट किया गया। हिज्ब उत तहरीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिक्योर ऐप के जरिए आतंकवाद को भड़काने की कोशिश में जुटा है। विशेष मीटिंग के जरिए ये भोले भाले युवाओं को आतंकी कामों से जोड़ने की जिस तरीके से कोशिश कर रहा है, नोटिफिकेशन में की गई इन्हीं बातों के आधार पर एक बड़ा सवाल मेरे सहयोगी जितेंद्र से भी करूंगी, क्योंकि केंद्र की सरकार का यह मानना है कि हिज्ब उत तहरीर भारत में आतंकवाद फैला रहा है और यह भारत के लिए किस तरीके से एक बड़ी चिंता बना हुआ है। इसका इतिहास क्या है यह भी मैं आगे बताना चाहती हूं, क्योंकि आपसे सवाल उसी आधार पर करूंगी जितेंद्र, इसकी क्या गतिविधियां रही हैं, किस तरीके से इसका पूरा नेक्सस ऑपरेट कर रहा था, किस तरीके से यह पूरा नेटवर्क भारत में चिंता बढ़ाते हुए अपने पांव पसारने में कामयाब रहा है। इस बारे में इंफॉर्मेशन लेने से पहले जितेंद्र एक क्विक इंफॉर्मेशन उस इतिहास के बारे में, क्योंकि हिज्ब उत तहरीर का हेडक्वार्टर बताया जाता है कि लेबनान में है। इसकी मौजूददी पश्चिमी देशों में है जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन के बाद इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। यह संगठन 1953 में यरूशलेम में स्थापित हुआ। शुरुआत में इस संगठन ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठन कहा, लेकिन बाद में यह कट्टर संगठन बन गया। लेकिन आज भारत के लिए यह क्यों इतनी बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, इसके इतिहास के बारे में हमने जाना, लेकिन यह कैसे भारत में अपने पांव पसारने में कामयाब रहा, बैन को लेकर वजह क्या बताई गई, क्या इसकी गतिविधियां, इसके नेक्सस को लेकर इंफॉर्मेशन। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल अभी कुछ दिन पहले जो आतंकवाद विरोधी सम्मेलन हुआ था उसमें NIA ने साफ तौर पर कहा था कि जो हिज्ब उत तहरीर है ये दरअसल ISIS के बाद देश के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है और यही वजह है कि NIA लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो गिरफ्तारी है वो दरअसल 4 स्टेट से हुई है, जिसमें तेलंगाना है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और इसके अलावा मध्य प्रदेश है। हाल ही में तमिलनाडु से फैजुल रहमान की गिरफ्तारी हुई। फैजुल रहमान से पूछताछ के दौरान पता चला कि दरअसल
दरअसल ये जो नेटवर्क आतंकी संगठन है, अब ये धीरे धीरे घाटी के अंदर अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था, यानी कि अपने को मजबूत करने की वहां पर कोशिश कर रहा था। जो सिक्योर ऐप होती है सोशल मीडिया पर, उनके जरिए नौजवानों को बरगलाया जा रहा था, उसके जरिए बाकायदा उनका इंटरव्यू भी किया जा रहा था और उनको लेबनान में जाकर ट्रेनिंग देने की बात भी कही जा रही थी। तो ये तमाम बातें अब तक सामने आई है, जिसको लेकर एनआईए अब ये मान चुका है कि दरअसल आईएसआईएस और अन्य आतंकी संगठनों से ज्यादा खतरनाक हिंदुस्तान के लिए हिजबुत तहरीर हो सकता है। लगातार टेरर फंडिंग यहां से इकट्ठा की जा रही है और इसके अलावा विदेशों से भी टेरर फंडिंग हिंदुस्तान इस आतंकी संगठन से जुड़े जितने भी स्लीपर सेल हैं उन तक पहुंच रही है। और हाल ही में ये एक बड़ी साजिश को भी अंजाम देने की फिराक में लगे थे, जिसमें दिल्ली समेत कई मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, लेकिन उससे पहले ही इस पूरे मॉड्यूल को बस्ट कर दिया गया। लेकिन अभी भी एनआईए का मानना है कि हो सकता है इन 4 राज्यों के अलावा, यानी कि तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ घाटी में भी इसके कुछ स्लीपर सेल मौजूद हो सकते हैं। और यही वजह है कि अब एनआईए लगातार इस पर शिकंजा कसने की कवायद में जुटा हुआ है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे भी इस बारे में जितेंद्र आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर, जहां इंडोनेशिया के सियांथंग में भारत और इंडोनेशिया की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। इस युद्धाभ्यास का नाम गरुड़ शक्ति रखा गया है। गरुड़ शक्ति का ये 9वां संस्करण है। दोनों देशों की सेना मिलकर सैन्य अभ्यास कर रही है। इस मिलिट्री ड्रिल का मकसद आपसी सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं, जिसमें सेना के 25 जवान शामिल हैं। इंडोनेशिया की तरफ से 40 सदस्यीय टीम हिस्सा ले रही है। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा। दोनों देशों की सेनाएं मुश्किल इलाके में दुश्मन पर हमला करने और उसके ठिकानों को तबाह करने की जॉइंट एक्सरसाइज कर रही हैं। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना है। आपसी तालमेल से आतंकवाद के खतरों को बेअसर करना और जॉइंट ऑपरेशन की क्षमता विकसित करना है। भारत और इंडोनेशिया की सेना की मिलिट्री ड्रिल जिस तरीके से चल रही है, सेना को दुश्मन के ठिकानों की भी जानकारी मिलती है। दुश्मन पर हमला करने के लिए टीम्स तैयार होती हैं और फिर शुरू होता है ऑपरेशन। जॉइंट ऑपरेशन में भारत और इंडोनेशिया की सेना दुश्मन के ठिकानों पर हमला करती है, उसे पूरी तरीके से तबाह कर देती है। गहरे समंदर में भी जॉइंट ऑपरेशन चलाने की ट्रेनिंग हो रही है। दोनों देशों की सेना पूरी तैयारी के साथ पानी में उतरती हैं, दुश्मन पर हमला करती हैं। दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के बाद पानी के अंदर ही जीत का परचम कैसे फहराया जाता है, उसकी तस्वीर। आज की एक और बड़ी खबर, खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला को लेकर सवालों में कनाडा सरकार, क्योंकि डल्ला की गिरफ्तारी छिपाने पर अब सवाल उठ रहे हैं। कनाडा में गिरफ्तार हुए अर्श डल्ला को लेकर खबर आई। शूट आउट केस में डल्ला की गिरफ्तारी हुई और कनाडा ने अब तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। हालांकि आपको बता दें कि भारत ने सख्त रुख अपनाया तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अकल आ गई। सुरक्षा एजेंसीज के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कनाडा पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला को हिरासत में लिया। भारत लंबे समय से अर्श डल्ला को भारत को सुपुर्द करने की डिमांड भी कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक 27-28 अक्टूबर को कनाडा में एक शूट आउट हुआ, जिसमें अर्श डल्ला के शामिल होने की बात सामने आई। इसके बाद कनाडा की पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, लेकिन कनाडा सरकार ने इस बारे में कोई भी पुष्टि नहीं की है, जिसके बाद ट्रूडो सरकार पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल तो यह भी है कि अर्शदीप डल्ला की गिरफ्तारी क्यों छिपा रही है कनाडा सरकार। इंटरपोल के जरिए कई बार भारतीय जांच एजेंसीज ने भी अर्शदीप डल्ला की कनाडा में मौजूदगी की जानकारी शेयर की थी और कई बार अर्शदीप डल्ला का डोजियर भी कनाडियन जांच एजेंसीज के साथ शेयर किया गया, लेकिन ट्रूडो सरकार की तरफ से वहां मौजूद खालिस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब आपको अर्शदीप डल्ला की टेरर कुंडली भी देखनी चाहिए, जिसके जरिए आपको ये पता लगेगा कि कैसे कनाडा में रहकर खालिस्तान टाइगर फोर्स को ये ऑपरेट करता आ रहा है। अर्शदीप डल्ला के बारे में जानकारी, क्योंकि यहाँ देखिए अर्शदीप डल्ला के खिलाफ एनआईए ने 4 केसेस दर्ज किए हुए हैं और चार्जशीट के मुताबिक टारगेट किलिंग, हथियार तस्करी, ड्रग्स तस्करी के केसेस के तहत इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। अर्शदीप डल्ला के खिलाफ यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज है और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से ही खालिस्तान टाइगर फोर्स को यह संभालता रहा है। हालांकि लवप्रीत सिंह, राम सिंह, गगनदीप सिंह, कमलजीत शर्मा जैसे शूटर्स तक इसने हायर किए और शूटर्स को डल्ला टारगेट बनाता है, हथियारों की व्यवस्था तक करवाता है।
आपको बता दें, MTSS चैनल्स के जरिए आतंकी फंडिंग डल्ला करता है। इस बारे में भी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि वसूली का पूरा पैसा हवाला के जरिए ही कनाडा पहुंचाया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि सारा पैसा खालिस्तान टाइगर फोर्स की गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। एक और बड़ी खबर का इस बीच रुख कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में अब ट्रेन डीरेल करने की बड़ी साजिश को लेकर खुलासा हुआ है। छपरा और बलिया के बीच रेल पटरी कटी मिली और कोलकाता गाजीपुर एक्सप्रेस डीरेल होने से बची। आपको बता दें, रेल कर्मियों की सूझबूझ से रेल हादसा टल गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, खबर जरा और डिटेल में जानिए, क्योंकि बिहार और यूपी बॉर्डर पर छपरा बलिया के बीच रेल पटरी काट कर ट्रेन की डीरेल कराने की साजिश रची गई। रेल कर्मियों की सूझबूझ से ही बड़ा रेल हादसा टल गया। रेलवे पटरी काटे जाने के बाद ट्रेनों की आवाजाही थोड़ी देर के लिए प्रभावित रही। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब डीरेल की ये जो कोशिश थी, ये कैसे मुमकिन हो पाई? ये एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि आए दिन इस तरीके की घटनाओं के बाद मामले की इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी। अब इस मामले के बारे में फिलहाल कुमार कुंदन क्या जानकारी मिल पाई है? सुरभि, सबसे चौंकाने वाला मामला ये है कि अब तक जो मोड ऑफ ऑपरेंटिस देखा गया है उसमें रेलवे ट्रैक पर कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता था। मसलन कि गैस सिलेंडर हो गया या लोहे का सरिया हो गया या फिर कोई ब्लॉक हो गया या लकड़ी का ब्लॉक हो गया। पहली बार ऐसा देखा गया कि रेलवे के ट्रैक को ही कट कर दिया गया। कट करने में डीरेलमेंट के चांसेस 200% बढ़ जाते हैं, क्योंकि सुबह में जो गैंगमैन है और वो लोग वहाँ पे ट्रैक की एक तरह से कह सकते हैं रखवाली कर रहे थे, ट्रैक को देख रहे थे कि ट्रैक दुरुस्त है कि नहीं। और इसी में एक गैंगमैन दीपक, उसकी नज़र पड़ी कि ये तो ट्रैक कटा हुआ है, ट्रेन आने वाली थी। अचानक से सब कुछ किया गया और फिर किसी भी तरीके से ट्रेन को रोका गया ताकि उस जो ट्रैक है उसको वो पार न कर सके। तो एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो टाला गया। लेकिन इन सब के बड़ी बात ये है कि एक नया मोड ऑफ ऑपरेंटिस देखा जा रहा है जिसमें ट्रैक को कट किया जा रहा है, कोई ब्लॉक नहीं रखा जा रहा है। रेलवे के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है। इसलिए उच्च स्तरीय जांच से लेकर तमाम तरह के भौगोलिक इलाके, चूंकि बॉर्डर इलाका है, उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है, तो कई सारी बातें हैं, उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सुरभि, शुक्रिया कुंदन पूरी जानकारी के लिए आपका। तो ट्रेन को डीरेल करने की साजिश के तहत जिस तरीके से आगे भी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुंदन उस पर नजर बनाए रखें। लेंगे आपसे अपडेट। अब आगे बढ़ेंगे। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है और इन उपचुनाव को 2027 विधानसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। यूपी उपचुनाव पर TV9 आज से नया शो शुरू कर रहा है। आज का शो कानपुर की सीसामऊ सीट से है, जहां TV9 संवाददाता विपिन चौबे मौजूद हैं। चलिए तो 2027 के सेमीफाइनल की शुरुआत सीसामऊ से करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और इस बार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में किसकी सत्ता, इस खास कार्यक्रम को कवर करने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा, जहां पर पिछले 5 बार का सूखा खत्म करने की कोशिश में है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, और 6वीं बार रिकॉर्ड बनाने के लिए धरातल पर उतरी है समाजवादी पार्टी। इरफान सोलंकी जो यहां पर उनके विधायक थे, उनको एक मामले में सजा हो गई, उसके बाद उनकी विधायकी चली गई और इस बार चुनावी मैदान में पिछले बार जो हारे थे बीजेपी से, सुरेश अवस्थी पर दाव लगाया गया है, जबकि इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पर दाव लगाया गया। तो जोरदार तालियां जरा कानपुर वाले अपने लिए। और उसके बाद कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत और जानेंगे कि सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में क्या है जनता के मुद्दे और इस बार किस बात पर हो रहे हैं चुनाव। सबसे पहले ये बताइए, कानपुर में विकास किसकी सरकार में हुआ, भाजपा या सपा? भाजपा, कांग्रेस, बीजेपी, अखिलेश यादव, सपा, विकास। अच्छा ये बताइए, आप लोग आधे कह रहे हैं बीजेपी, आधे कह रहे हैं सपा, लेकिन कानपुर वालों के लिए मुद्दा क्या है ये बताइए। इस बार के उपचुनाव में कानपुर वालों के लिए क्या गुंडागर्दी कोई मुद्दा है कि नहीं है? गुंडागर्दी मुद्दा है कि नहीं है? सबसे ज्यादा गुंडागर्दी चरम पे है इस समय उत्तर प्रदेश में। कानपुर में गुंडे एक एक करके आ रहे हैं आपके पास। थानों पे बैठ के गुंडाई हो रही है इस समय। कानपुर में अराजकता का माहौल है और पूरी तरह आप सड़कों की हालत देख लीजिए। आप भी कानपुर आए हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं और गुंडागर्दी चरम पर। गुंडागर्दी की हाल ये है कि
गुंडे पुलिस का बूट देकर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। गुंडे पुलिस प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहे। गुंडे यहाँ नहीं है, सड़कों की हालत इनका विधायक है, ये लोग देखे, हमको ना दिखाए। ये लोग गुंडा कर, सरकार क्या करेगी? सरकार क्या कर रही है? मेयर आपका, सांसद आपका, मंत्री आपका, सरकार आपकी, और अकेले विधायक क्या कर रहे हैं? मैं सीसा मऊ का ही निवासी हूँ। इनको ये पूछिए कि सारी सड़कों की जो हालत है वो तो हमारी सरकार ने, सांसद और मेयर साहिबा ने सही कराई, उसके बावजूद इनसे बस ये पूछिए। सरकार ये कह रहा है आपका विधायक कुछ किया ही नहीं। 5 बार से इरफान सोलंकी के पिता यहाँ विधायक रहे, आपका इरफान सोलंकी यहाँ विधायक रहे, इस बार पत्नी मैदान में है, काम कराए नहीं, जीते कैसे? 5 बार जीते, काम ना कराते जनता 5 बार चुनती, और काटोगे बांटोगे नारा देने वाले खुद पूरी 674 तहसीलदारों से भूमि और कनौजिया सब जातों में इन्होंने खुद बांट रखा है। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि काम कुछ नहीं हुआ, कुछ काम वाम करवाइए बीजेपी ने। आप लोग ठीकरा फोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक पर। मेयर आपका, सांसद आपके, मंत्री आपके, केंद्रीय मंत्री आपके, सरकार आपकी, काम कौन करवाएगा? सिर्फ अकेले विधायक, सिर्फ उस पर ठीकना फोड़ना ठीक होगा? और कितनी जिम्मेदारी बनती है सरकार की? विपिन जी देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है आज? ये उपचुनाव क्यों हो रहा है? जब पूछिए समाजवादी पार्टी से, जरा पूछिए हमारे इंडी ठगबंधन से कि चुनाव क्यों हो रहा है। चुनाव हो रहा है क्योंकि यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक, वो जेल में है। क्यों जेल में है? क्योंकि उन्होंने एक गरीब महिला का घर जलाया, उसकी झोपड़ी जलाई। वो यहाँ विकास नहीं। आपके विधायक पर आरोप नहीं बल्कि उनको सजा हुई है। एक गरीब महिला का घर जलाना, भूमि कब्जाना, विधायकी चली गई उनकी, और उन्हीं को आपकी पार्टी ने, उन्हीं की पत्नी को फिर से उम्मीदवार बना दिया, तो उनको दोषी नहीं मानते हैं क्या आप लोग? कोर्ट द्वारा सजा याफ्ता होने के बाद आप उनको दोषी मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, जज भी आपका, अदालत भी आपकी, आप भी सजा दे देते हैं और आप भी दोषी करार दे देते हैं। कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं है? कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं है? कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं? कोर्ट पे भरोसा है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर बुलडोजर रुकवाया है। सुप्रीम कोर्ट माननी है, लेकिन जिस तरीके से जबरदस्ती आप, अगर उस महिला का घर जलाया गया है तो आप उस महिला को क्यों नहीं टिकट दे देते हैं? 10 में से 1 उस महिला को दे देते हैं। जानते हैं कि ये काम भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। अच्छा, ये लोग गुंडागर्दी की बहुत बात हो रही है। 1 मिनट वापस आ रहा हूं। गुंडागर्दी की बहुत बात हो रही है, ये बताइए जरा, इस सरकार में 7 साल के योगी शासनकाल के बाद कानपुर में गुंडागर्दी बढ़ी है कि घटी है? घटी है। खत्म। गुंडे जेल में है इस वक्त। कब हुई है? आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बढ़ी है, उनके नेता बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहुत बढ़ गई है। देखिए, यहाँ पे ये लोग कहते हैं फ्रांस सोलंकी को जेल हुई वो झोपड़ी जलाने की वजह। कानपुर में 2 झोपड़ियां जली थी। एक झोपड़ी जली थी जिसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं, विधायक जी आज तक अंदर है। दूसरी झोपड़ी जली थी जिसमें 2 हिंदू ब्राह्मण महिलाएं जली थी। शासन भी वहां पे था, अधिकारी भी वहां थे, बुलडोजर भी था, अतिक्रमण था। कानपुर देहात की बात है, किसी के पास CBID आई। इसलिए आप लोग इरफान सोलंकी को दोषी नहीं मानते हैं क्या? कोर्ट से सजा हो चुकी है, दोषी नहीं मानते? बीजेपी को इस नारे पे आना पड़ा कि कटोगे तो बचो। और सुनिए, कानून का अगर राज होता तो कानून सजा देता विकास दुबे को। किसने सजा दी? क्या योगी आदित्यनाथ सबको सजा देंगे? कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ही सजा दे तो कोर्ट का क्या मतलब है? देखिए, यहाँ ये रोजगार की बात करते हैं, बगल में इनके भी यहाँ पे योगी जी आए थे, बोल रहे थे लाल इमली चालू करेंगे। अभी तक लाल इमली के लिए एक भी कागज आगे नहीं बढ़ा है वहाँ के मजदूरों ने। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी राज में कानपुर में विकास कार्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो रहा है। बताइए, आप कह रहे हैं विकास कार्य हुआ, मैं आपसे 5 काम पूछता हूं, बताइए क्या विकास? आज जितने भी कार्य दिख रहे हैं धरातल पे, कितने कार्य, कौन कौन से? आप चाहे मेट्रो देख लो। लाल इमली बनी? लाल इमली बनी कि नहीं बनी? लाल इमली बनी किसने कराई? इनसे पूछे लाल इमली बंद किसने कराई? 24 घंटा लाइट देने के जगह इन्होंने 13 घंटा लाइट दिया कानपुर में। सिर्फ इन्होंने लाइट के माध्यम में किसको बढ़ाया? इन्वर्टर को, सोलर पैनल वालों को, जनरेटर वालों को, इन्होंने सिर्फ उनका माफिया बनाया। लाइट आप लोग 2 काम नहीं गिना पाएंगे, ये झूठ की सरकार चलाते हैं, 2 काम नहीं गिना सकते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने एक पुल बनाया हो, एक पावर प्लांट लगाया हो। घाटमपुर में पावर प्लांट लगा, श्री प्रकाश जी ने लगाया। जो पुल बने हैं श्री प्रकाश जी ने बनवाया।
अच्छा ये बताइए, एक पुल, एक पावर प्लांट, एक सड़क, कुछ है? कुछ बताने के लिए है? एक करके पूरे कानपुर में जो सड़कों का जाल फैला हुआ है, पुल का जाल फैला हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। सही बोल रहा, गलत बोल रहे? ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? एक मिनट। कांग्रेस, सपा कांग्रेस ने पुलों का शिलान्यास किया है मिलकर। ये भाजपा का कोई काम नहीं, ये सिर्फ गुंडागर्दी की सरकार है और पुलिस से ये सरकार चलती है। देखिए, जो अभी अभी आप जो बात कर रहे थे गुंडागर्दी की, तो ये गुंडा ना इरफान को मानते हैं, ना ये गुंडा अतीक को मानते थे, ना ये गुंडा मुख्तार अंसारी को मानते थे। इनके लिए गुंडा वो है जो गुंडागर्दी का सबूत नाश करता है, उसको ये लोग गुंडा मानते हैं। अब इरफान सोलंकी पर तो आप बहस मत करिए। इरफान सोलंकी पर तो बहस नहीं कर सकते आप। जिसको कोर्ट ने मान लिया हो उसको आप कैसे कर सकते? तो आप प्रदूषण सिंह को भी सजा दीजिए, आप टेनी को भी सजा दीजिए। इन्होंने पंथी का पुल, देखिए थोड़ा पीछे मुकदमे कौन से हैं? रोड पे सजा हो गई भैया, आज जनी में सजा हो गई, जेल चले गए, सजा हो गई, विधायकी चली गई। कौन सजा दे रहा है? कौन सजा दे रहा है? आप देखिए, अभी कोर्ट सजा देती है, सरकार सजा नहीं देती है। कोर्ट पर यकीन है कि नहीं है? कोर्ट पर यकीन है? कतई नहीं रह गया, कोर्ट ही में यकीन, कोर्ट एक बात देखिए, जो मुगल काल के समय हुआ था, देश में अघोषित युद्ध जारी हो गया है। लड़ाई जहांगीर और शिवाजी के बीच में है, औरंगजेब और शिवाजी के बीच में है, और अखिलेश यादव इनके नेता औरंगजेब की श्रेणी में है, जिसने अपने पिता की जितनी बेइज्जती की औरंगजेब। अच्छा ये बताए, कानपुर और थोड़ा पीछे चलिए, जरा थोड़ा सा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए। अच्छा चूंकि आपके यहाँ चुनाव, सुनिए, एक मिनट, आपके यहाँ चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके विधायक को सजा हो गई है, तो कानपुर वाले सजा याफ्ता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो दोषी है, हम लोग नहीं मानते, वो गुंडा था इसीलिए दोषी है, बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल भी दोषी नहीं, जीत नहीं पाएंगे। देश संविधान से चलेगा, जयचंद और औरंगजेब से नहीं चलेगा। मैं बताना चाहता हूँ, सजा हुई है। इनकी प्रत्याशी खुद भूमाफिया है। 3 जून 2022 को जो दंगा हुआ था, उसका मुख्य आरोपी हाजी वसी, उसकी कंपनी में यह प्रत्याशी डायरेक्टर है। यह खुद भूमाफिया है, जमीन कब्जा कराने के लिए। अच्छा अब एक बात कर लेते, थोड़ा सा पीछे चलिए, जरा थोड़ा पीछे चलिए। इस बार के उपचुनाव में जब सारे लोग बोलेंगे, रुक जाइए, अब शांत रहिए, एक मिनट, अब मेरी बात सुनेगा। इस बार के उपचुनाव में नारों का बड़ा शोर है। क्या कानपुर में कौन सा नारा चल रहा है? बटोगे तो कटेंगे। अच्छा, कौन सा नारा चल रहा है? बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो कटोगे। देखिए कौन सा नारा चल रहा है? हम सब एक हैं, एक रहेंगे तो एक रहेंगे। बस्ती सुरेश बस्ती। देखिए, ना बटेंगे ना कटेंगे, एक से एक रहेंगे। जुड़ेंगे तभी बढ़ेंगे। आप कांग्रेस ने आपको थाली में सजा के दे दिया और आप कांग्रेस के खिलाफ झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक चुनाव लड़ रहे, कैसे जुड़ेंगे? कैसा गठबंधन? उत्तर प्रदेश में आप बाइट ले रहे हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करो तो उत्तर प्रदेश का मुद्दा है। जुड़ेंगे तो, अगर जुड़ेंगे नहीं तो कटेंगे, अगर जुड़ेंगे तो बटेंगे नहीं, ये समझ लीजिए। विकास बनखंडेश्वर की माया है, इरफान सोलंकी छाया है। फिर से बोलिए। बनखंडेश्वर की माया है और नसीम सोलंकी छाया है। थोड़ा पीछे, गाड़ी के सामने थोड़ा पीछे चलिए। ये बताइए, अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, सब लोग बोलेंगे तो कैसे होगा? सारे लोग एक मिनट मेरी बात सुनिए, सवाल सुनिए। 5 बार से आप हरा नहीं पाए, इस बार ऐसा क्या है आपको लग रहा है कि आप जो करिश्मा नहीं कर पाए 5 बार में, वो इस बार कर देंगे? देखिए, ये योगी आदित्यनाथ, बटेंगे नहीं तभी जीतेंगे। हर बार क्यों बढ़ जाते थे? क्यों बढ़ते थे हर बार? नहीं बटेंगे, कैसे रोकेंगे? योगी जी ने नारा दिया, बटेंगे नहीं। बांटा इन्होंने, हर जाति को, हर वर्ग को बीजेपी ने बांटने का काम किया, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम के माध्यम से। आप सबसे मेरा सवाल है, थोड़ा सा पीछे हो जाइए भैया, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। मेरा सवाल ये है कि आप लोग कानपुर वाले किस सरकार को सबसे ज्यादा, किस सरकार ने कानपुर वालों को बांटने की कोशिश की?
बीजेपी आप लोगों ने बात सपा बांटती है, बीजेपी भाजपा हमेशा बांटती है। अच्छा, अब ये बताइए मुझे, थोड़ा सा पीछे होइए, अब ये बताइए विकास किसकी सरकार में ज्यादा हुआ? समाजवादी पार्टी अखिलेश। 5 काम बताइए समाजवादी पार्टी के जो कानपुर में अखिलेश ने कराया हो, जिसके दम पर आप लोग जीतते आ रहे हो और जिसके दम पर आपको लगता है कि उपचुनाव भी आप जीतेंगे। इन्होंने नहीं गिनाया लेकिन हम गिना सकते हैं। मेट्रो का शिलान्यास, ये सही बोलेंगे तो हाँ ना में बताइए। मेट्रो का शिलान्यास किसने किया? अरे झूठ बोल रहे हैं। गोविंद नगर पुल, नवीन मार्केट का सुंदरीकरण, जहां आप खड़े हैं ये चारों तरफ सर घुमा के देख लीजिए। अगर ये भाजपा राज में हुआ, आप चारों तरफ देख लीजिए। अच्छा एक बात तो एक मिनट बस शांत। अब तो ये मानेंगे ना, मोती झील का विकास तो अखिलेश जी ने किया था, ये तो मानेंगे। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगी है और ये विकास हुआ है, ये भाजपा ने किया। देखिए एक चीज समझिए, मुस्लिम तुष्टीकरण से सपा यहाँ जीत। आप दूसरे मुस्लिम को उन्होंने काटने का, दूसरे के काम पे कब्जा करते हैं, दूसरे के काम पे कब्जा करते हैं, दूसरे की जमीन पे बनखंडेश्वर मंदिर दूसरे के नाम पे कब्जा करते हैं। बनखंडेश्वर मंदिर में हमारे इरफान सोलंकी जी ने, आप समझ लीजिए, 50 लाख रुपए दिया है। सभी हिंदू मुस्लिम में पैर आप अच्छा ये बताइए, जी ने जलाभिषेक करने के बाद माफी मांगी जलाभिषेक किया, फिर माफी मांगी उन्होंने, फिर माफी मांगी जलाभिषेक करने के बाद। अच्छा मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ। अच्छा ठीक है, ये दंगा करवाने लोग हैं। दर्शन पुरवा में इन लोगों ने दंगा करवाया, सपा के विधायक ने आकर के दंगा। अच्छा समाजवादी पार्टी के लोगों से मेरा सवाल है, थोड़ा सा पीछे होइए, थोड़ा पीछे होइए। आपकी कैंडिडेट का एक विजुअल बहुत वायरल हुआ, आपकी कैंडिडेट का एक विजुअल, थोड़ा पहले ऐसे आगे ऐसे बात नहीं हो पाएगी, नहीं गलत बात, थोड़ा पीछे भैया, थोड़ा पीछे। अच्छा समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट का एक वीडियो वायरल हुआ कि वो सुन लीजिए, बीच में बोलेंगे तो नहीं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का एक वीडियो वायरल हुआ और वो किसी शिव मंदिर में गई और वहां जलाभिषेक किया। उसके बाद फतवा भी जारी हुआ, माफी भी मांगने की बात आ रही है। माफी क्यों मांगी? कोई माफी नहीं मांगी। गलत किया कि सही किया? बिल्कुल सही किया। एक महिला के शिव भक्त नहीं हो सकती है। उन्होंने अपनी भक्ति दिखाई, उन्होंने लड़ाया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके पति ने वहाँ 50 अपनी दीदी से 50। देखिए कोई भी जिम्मेदार प्रत्याशी जो है, कोई भी जिम्मेदार प्रत्याशी का ये जिम्मेदारी होती है, वो सब धर्मों का होता है। अगर कोई जिम्मेदार पद, फतवा क्यों जारी कर रहे हैं मौलाना का फतवा गलत है? देखिए गलत है, मौलाना का फतवा गलत है कि सही है? मौलाना गलत कर रहा है, मौलाना राजनीति कर रहा है, बीजेपी की राजनीति कर रहा है। वो भाजपा के मौलाना है, वो भाजपा की सारी भाजपा उस मौलाना के साथ खड़ी हो गई। जो फतवा, ये बताइए, फतवा जो जारी हो रहा है, कह रहे हैं कि वो फतवा जारी करने वाले मौलाना भाजपा से हैं। अच्छा एक करके, नहीं थोड़ा आप उधर चलो, मेरे आप पहले पीछे चलो, आप पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, थोड़ा जगह दीजिए, आराम से अब एक एक करके देखिए, नसीम सोलंकी ने माफी क्यों मांगी कि हमारे आदमी ने हमसे कहा शिवलिंग में जल चढ़ा दो, हमसे गलती हो गई। अगर वो सही थी तो उनको माफी मांगनी नहीं चाहिए थी। चुनाव हार चुकी है, गलत था, इसलिए वो मंदिर गए, लेकिन बाद में माफी मांगी। या जल चढ़ाना गलत था या माफी मांगना गलत था? समाजवादी ये बताए गलत था क्या? सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने के लिए माफी मांगी, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए माफी मांगी। वही विधायक है जिन्होंने विधानसभा में मस्जिद बनाने के लिए मांग रखी थी, उसके लिए धरना दिया था। बाबरी मस्जिद का सपोर्ट करता है। कोई सबूत नहीं उनके पास, कोई माफी नहीं मांगी गई है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये भाजपा वाला झूठ बोल रहे हैं। विपिन जी चंदा चोर है ये लोग। अच्छा ये बताए, एक मिनट उसको दबाए रखो। हाँ अच्छा सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा। अच्छा ये बताइए, माफी मांगी कि नहीं मांगी?
मांगी माफी इनसे सुनिए नहीं मांगी देखिए सपा वाले एक मिनट आप एक बार वीडियो पूरा देखें। उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने खाली कहा अगर जिसको भावनाओं को ठेस पड़ी है तो मैं दोबारा ये चीज नहीं करूंगी। सपा के जो अच्छा ये बताए एक मिनट जल चढ़ाने से किसी की इबादत करने से किसी की भावना को ठेस पहुंचता है क्या? पहुंचता है क्या? मुस्लिम तुष्टीकरण को ठेस पहुंच गई। अब ऐसे आएंगे तो कैसे होगा सर? ऐसे कैसे होगा? अब मैं धक्का दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। अब थोड़ा पीछे होइए, थोड़ा सा प्लीज थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, हाँ थोड़ा पीछे। चढ़ाने से भावना को ठेस नहीं पहुंचती है। आपके नेता कह रहे हैं बदलने से पहुंचती है कि पहले उन्होंने कहा, पूरी बात सुनिएगा, पहले उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मेरे कार्यकर्ता लेकर के गए, दोबारा बोली मैं जरूर जाऊंगी, मेरे कार्यकर्ता वहां लेकर के गए, मुझे नहीं पता कि जल चढ़ाना क्या होता है, पूजा करना क्या होता है, ये बात वीडियो में है। जल चढ़ाने की गलती हो गई, मना है। ये कहा कि उन्होंने कहा कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। उनके हस्बैंड ने विधायक जी ने 50 लाख रुपया पैसा शुद्ध, मैंने वो छोड़ दिया, पुरानी बात है। आज की तारीख में नसीम सोलंकी ने कहा कि किसी की भावना आहत होती हो तो मैं माफी मांगती हूँ। क्या जल चढ़ाने से, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए, क्या जल चढ़ाने से किसी की भावना आहत होती है? भाजपाइयों की होती है, भाजपाइयों की होती है, मंदिर भाजपाइयों की होती है, ये भाजपा की होती है जो राजनीति में बांटना चाहते हैं, ये उनकी होती है। लोग हर धर्म का सम्मान करना। भाजपा का काम है सिर्फ हिंदू मुस्लिम बांटना। इनको इतने डर लग गया कि उन्होंने जल के चढ़ा दिया वहां जाके, इतना उनका वोट बैंक खतरा हो गया, हिंदुओं वोट बैंक खतरा हो गया। इस बार अच्छा ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? अच्छा ये बताए, इस बार कानपुर का शीशा मऊ किस तरफ जा रहा है? सपा या भाजपा? बीजेपी चुनाव समाजवादी पार्टी। अच्छा एक सवाल और, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, 1 मिनट मेरे पास सिर्फ समय बचा हुआ है। सुन लो। किसके राज में अखिलेश यादव के 5 साल या योगी जी के 7 साल में विकास हुआ है? योगी जी के अखिलेश यादव, केवल अखिलेश के 5 साल। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, तो कानपुर के शीशामऊ से समय यहीं तक इजाजत देता है। इस कार्यक्रम के जरिए हमने शीशामऊ की आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मुकाबला बहुत बड़ा है, 5 बार के सूखे को भाजपा खत्म करना चाहती है, जबकि जीत के सिलसिले को समाजवादी पार्टी एक बार फिर से जारी रखना चाहती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा में कुछ और लोगों के साथ। फिलहाल धन्यवाद। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, झारखंड के सरायकेला में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस कह रही है मुसलमानों को आरक्षण देगी। कांग्रेस दलित पिछड़ों का हक काटना चाहती है, कांग्रेस को आपका हक काटने नहीं देगी। बीजेपी सरकार में घुसपैठ रोक। भाइयों बहनों, अभी कांग्रेस ने तय किया है, महाराष्ट्र में वादा किया है कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अगर मुसलमानों को उनको आरक्षण देना है तो आदिवासियों का, पिछड़ा वर्ग का, दलितों का काट कर देना पड़ेगा। झारखंड वालों मुझे बताओ, आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कम करना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, करना चाहिए? आप चिंता मत करो, आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग को हम आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगा देंगे। भाइयों बहनों, आज पूरा झारखंड और विशेष कर आदिवासी क्षेत्र घुसपैठ से परेशान है। हमारे चंपई सोरेन जी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। हेमंत बाबू ने कहा आप सीएम पद छोड़ दो। मुझे बताओ, आदिवासी क्षेत्र में आबादी कम होती जा रही है, घुसपैठिए घुस रहे हैं, हमारी बच्चियों से शादी रचाकर जमीन हड़पने का कार्यक्रम चल रहा है। ये रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए?
जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या जेएम रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? कांग्रेस रोक सकती है? लालू यादव रोक सकते हैं? मैं आपको वादा करता हूं, भाजपा की सरकार बना दो, भाजपा की सरकार बना दो। आदमी तो क्या, परिंदा भी पैर न मर पाए, इस तरह से घुसपैठ को हम रोक देंगे। इसके साथ साथ हम एक कानून लाएंगे, हमें कानून लाएंगे। आदिवासी बच्ची से घुसपैठिए शादी करते हैं तो बच्ची की भूमि उनके नाम पर नहीं होगी, ऐसा कानून लाएंगे। और जो भूमि हड़प ली है, जो भूमि हड़प ली है, उसको भी वापिस कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और बड़ी खबर, TV9 भारतवर्ष से बोले आदित्य ठाकरे, बीजेपी शिंदे ने महाराष्ट्र को लूटा, महाराष्ट्र में हमने काम करके दिखाया है। आदित्य ठाकरे इस वक्त मुंबई में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आदित्य, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है आपको लोगों को? देख रहे हो आप, बढ़िया रिस्पांस है, बहुत प्यार मिल रहा है और यही प्यार सबसे इम्पोर्टेंट होता है। किसी के साथ सेल्फी ले रहे हैं तो बच्चों से मिल रहे हैं। ये आदित्य की एक नई तस्वीर है जिसमें इलाके के हर लोगों से बात कर रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं, हर लोगों से जुड़ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो यहाँ के वोटर हैं और उन वोटरों से आदित्य ठाकरे किस तरीके से आप देखिए मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से चुनाव में हर लोगों के बीच जाना पड़ता है और उसके लिए सब लोगों के पास आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। आदित्य, कैसा लगता है अपने मतदाताओं से मिलकर? ये जो मैं वादे का कह रहा था, यही है जो पिछले 5 सालों में हमने काम कर दिखाया है। फिर भले वो रास्तों के काम हो, ओपन स्पेसेस के हो, फुटपाथ्स के हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ हाउसिंग की थी। बीडीडी चौल की रीडेवलपमेंट हो, SRA की रीडेवलपमेंट हो, ये तो काम अभी लग गए हैं अपने अपने रास्तों पे। अभी इसको आगे भी लेके जाना है। बहुत सारी महिलाओं से आप मिल रहे हैं, महिलाओं के लिए आप लोगों ने वादा भी किया है कई तरीके का, खास करके जो पूरा का पूरा महिलाओं के लिए आप लोगों ने बोला है कि 3000 का जो मनी देंगे। विपक्ष उस पर सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, वो नहीं कर पाएंगे लेकिन हम कर पाएंगे। उनका कहना है कि ये पैसा पहले जब हम लोग दे रहे थे तो वो लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे थे। भाजपा और एकनाथ शिंदे नहीं कर पाएंगे, हम कर पाएंगे। इस बार के कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि चुनाव परिणाम में आप लोगों को जिता के रहेगी? जनता का प्यार, और जो भाजपा ने, जिस एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र को लूटा है, उसे महाराष्ट्र स्वीकार नहीं करेगा। एक और सवाल करना चाहूंगा कि तो तस्वीरों में देख रहे होंगे खुद से तस्वीर खिंचवाते हुए अपने समर्थकों के साथ, और ये है जो सब लोगों के साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं और एक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बार तो बच्चों के साथ आपको दिख रहे होंगे आदित्य ठाकरे, और बच्चों को खास जो है वो एक युवा है और युवा होने की वजह से कि बच्चों के साथ आ रहे हैं। और ये धारावी को लेकर क्या मुद्दा है? आपको लगता है कि धारावी के नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है? धारावी के नाम पे अदानी जी सिर्फ मुंबई को लूट रहे हैं, वो रोक के धारावी को जो घर चाहिए वो हम देंगे।